Hi students, welcome back to my channel Competition Breaker. So let's begin with the another topic of GST, and in this video we will be discussing about supply under GST. तो जो पहले का जो टैक्स सिस्टम था उसमें जो भी गुड्स थे और सर्विसेज थे वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में मतलब कैटेगराइज किया जाता था। लेकिन जीएसटी जैसे ही आया इन हम सारी एक्टिविटीज़ को एक ब्रॉड टर्म में कैटेगराइज किए और वो था सप्लाई। मेन दो जो भी जीएसटी के अंदर जो मेन टू कैटेगरीज़ हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अब समझते हैं सप्लाई होता क्या है। कोई भी टैक्सेबल इवेंट जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल है उसको हम सप्लाई के अंडर कैटेगराइज करेंगे और समझेंगे। पहले टैक्स जैसे पहले के जो टैक्सेस थे, वैट हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वगैरह हो गया, वो हमारे मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स रिस्पेक्टिवली पे मतलब लगता था। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में सारे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड हो जाते हैं। दो मेन जो टू मेन फॉर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज के हैं। अब हम समझते हैं गुड्स क्या होता है। गुड्स कुछ कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर कोई भी मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, या जो भी मतलब लैंड से अटैच्ड है और उसको हम सोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो गुड्स के अंडर आता है। जैसे इसमें एक्शनेबल क्लेम्स वगैरह भी आ जाते हैं, और ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस करे हुए हैं और मैं इस वीडियो में बस ऊपर ऊपर ही देख मतलब बता रही हूँ। और फिर इसमें से मतलब इसमें क्या एग्जेम्पशंस हैं, जो भी मनी हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गए, वो सारे एक्सक्लूडेड होते हैं गुड्स में। ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है एक्सटेनेबल क्लेम्स का, मनी का, ट्रांजैक्शन इन मनी का। आप एक बार इससे गो थ्रू कीजिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता दिया है। सर्विस क्या होता है? अदर गुड्स, जो भी मतलब गुड्स नहीं है, जो मनी नहीं है, कोई भी चीज़ जो कि गुड्स नहीं है वो सर्विस सर्विस में आएगा। और क्या कहते हैं, मनी हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, ये सर्विस में भी नहीं आता है। और अगर मनी का कोई कन्वर्जन हो गया, करेंसी का कन्वर्जन हो गया, तो वो हमारा आएगा सर्विस में ही। कुछ कुछ जैसे इसमें एक्सक्लूडेड है, मैंने ऑलरेडी बताया, ये गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाईज़ या क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाईज़ कह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट एंड फ्लो दो तरीके के सप्लाई होते हैं, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई आप सिंपली समझें तो मतलब कुछ भी परचेज जब हो रहा है, मतलब रॉ मटेरियल्स अगर बिजनेस परचेज करना है तो उनको हम इनवर्ड सप्लाई मिलेंगे। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब कि सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को या सर्विस को रेंडर कर रहे हैं, तो वो आउटवर्ड सप्लाई में आएगा। टाइप्स ऑफ सप्लाईज ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी, वन टाइम सप्लाई एंड कंटिन्यूअस सप्लाई। वन टाइम सप्लाई का मतलब होता है कि कुछ भी कोई भी सप्लाई हो रही है जो कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो रही है। मतलब कि एक बार खरीदने के बाद दूसरी बार अगर कोई खरीद रहा है तो उसमें सालों सालों के गैप हो हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी मान लो कैपिटल गुड्स बिजनेस खरीद रहा है तो वो रोज़ रोज़ तो नहीं खरीदेगा ना, तो वो हमारे आ जाएगा वन टाइम सप्लाई के अंडर। कंटिन्यूअस सप्लाई उन सप्लाईज़ को कहते हैं जो कि एक रेगुलर बेसिस पे या एक रिकरिंग बेसिस पे हो रहा है। कुछ उसमें मतलब गैप भी हो सकता है, लेकिन वो गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब 1 महीने का गैप है, 2 महीने का गैप है, लेकिन वो 1-2 महीने बाद वो हो रहा है, 2 दिन का गैप है, 4 दिन का गैप है, इस तरीके से। तो वो सारे सप्लाईज़ कंटिन्यूअस सप्लाईज़ के भी अंदर इंक्लूड होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, गैस सिलेंडर सप्लायर प्रोवाइडिंग गैस टू अ कस्टमर विद अ पेमेंट बेस्ड ऑन मंथली मीटर रीडिंग्स। तो ये हो गया कंटिन्यूअस सप्लाई। फिर अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी के बेसिस पे कई सारे हमारे सप्लाईज़ हैं, जैसे टैक्सेबल सप्लाईज़, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल है वो टैक्सेबल सप्लाईज़ के अंडर आएगा। जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज़ में आएंगे। और कुछ ऐसे भी गुड्स हैं जो कि जीएसटी में तो एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन अगर और उसमें मतलब जो भी क्या कहते हैं, कस्टमर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता है, वो आ जाते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई में। वहीं पे ज़ीरो रेटेड सप्लाई हैं, जो कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया में, लेकिन इस पे ज़ीरो रेट तो ज़ीरो है जीएसटी का, मतलब जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है।
वो हो गया ज़ीरो रेट सप्लाई। अब देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन। तो फर्स्ट टाइप है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है, या फिर दो यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में हो रहा है, या फिर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में हो रहा है, उसे हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट क्या होता है? सेम स्टेट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेम यूनियन टेरिटरी में जो भी हो रहा है, उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंडर देखेंगे। फिर अब देखते हैं सप्लाईज़ इन टेरिटोरियल वाटर्स। तो इसमें ये देखेंगे कि कोई भी सप्लाई हो रही है जो कि हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में हो रहा है, तो उसमें उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इंट्रा स्टे उसको भी, मतलब हम अनदर टाइप्स ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन का मतलब सप्लाई मानेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सप्लाईज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन सप्लाईज। इसमें दो टाइप्स होते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। अब समझते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है। जो भी कॉम्पोजिट सप्लाई होता है उसमें टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज होते हैं और इनको नेचुरली बंडल किया जाता है। इनमें जो टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज हैं उनको एक साथ ही सप्लाई किया जाता है, उनको हम अलग नहीं कर सकते। उसमें उनमें से एक जो गुड्स होता है, जो मेन एक प्रोडक्ट होता है, गुड्स होता है, तो उसको हम प्रिंसिपल सप्लाई कहते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, बाइंग एन एलसीडी विद द वारंटी एंड मेंटेनेंस। तो इसमें जो एलसीडी हो गया वो प्रिंसिपल गुड हो गया, और जो वारंटी और मेंटेनेंस हो गया वो एक क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज कह सकते हैं या एंसिलरी सर्विसेज कहते हैं, वो हो जाएगा। फिर वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल है होटल पैकेज इंक्लूडिंग 3 डे 4 नाइट स्टे विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो जो भी हम मतलब स्टे वाला जो केस है जिस पे जीएसटी लग रहा है, तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल सप्लाई। और बाकी जो भी ब्रेकफास्ट और डिनर की सर्विसेज मिल रही हैं उनको हम एक एंसिलरी प्रोडक्ट सर्विसेज या सपोर्टिव सर्विसेज की तरफ देखेंगे। दी अनदर एग्जांपल इज़ कि बाइंग अ मोबाइल फ़ोन विथ अ चार्जर एंड ईयरफोन्स। मोबाइल प्रिंसिपल सप्लाई हो गया और ये चार्जर ईयरफोन्स वगैरह हो गया हमारा एंसिलरी सर्विस, एंसिलरी गुड्स। वैसे ही एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक्सप्लेन किया अबाउट द कंपोजिट सप्लाई, अबाउट द प्रिंसिपल सप्लाई इन कंपोजिट सप्लाईज। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, जैसे कि सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, एनवेलप्स, एनुअल रिपोर्ट्स, कार्टून्स, बॉक्सेस, ईटीसी। ये सारे जो भी हैं वो एक प्रिंसिपल सप्लाई के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉम्पो ये सारे वही सारी चीज़ें हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लो। फिर देखते हैं मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में भी टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज रहते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाईज का मतलब ये है कि हम अगर चाहें तो इन सारे गुड्स को अलग अलग भी बेच सकते हैं, लेकिन हम एक साथ बेचते हैं ताकि हमारा जो सेल्स वगैरह हो वो बढ़ जाए। सप्लाई टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस, मतलब ये भी मतलब एक साथ ही सप्लाई किया जाता है, और इसका जो भी प्राइस होता है एक सिंगल प्राइस होता है। जनरली जो भी उसमें हायर प्राइस होते हैं उनको ही लिया जाता है, और इनको नेचुरली बंडल नहीं किया जाता, इनको आर्टिफिशियली बंडल किया जाता है। अगर हम चाहें तो उनको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्पोजिट सप्लाई में ऐसा नहीं था। ये फीचर्स में वही सारी बातें हैं कि मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, मतलब दे कैन बी सोल्ड इंडिविजुअली ऑल्सो। इट डज़ नॉट क्वालिफाई एज कंपोजिट सप्लाई। ये जो भी कंपोजिट सप्लाई का जो भी हमने डेफिनेशन देखा, फीचर्स वगैरह देखा, उनको ये क्वालिफाई नहीं करता है, इसलिए ये मिक्स सप्लाई के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ गिफ्ट पैक विद अ कैंड फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स एंड जूसेस। ये जो भी गिफ्ट का पैक है जिसमें ये अलग अलग सारे गुड्स अवेलेबल हैं, इनको हम चाहें तो अलग अलग भी बेच सकते हैं। फूड को अलग बेचा जा सकता है, स्वीट्स को अलग बेचा जा सकता है, लेकिन हम इनको इकट्ठा बेच रहे हैं कि हमें हमें एक अच्छा ऑफ़र मिल सके, हमें एक अच्छा प्राइस मिल सके। ऐसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, अब एक बार गो थ्रू करो। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो कंपोजिट सप्लाई है वो नेचुरली बंडल्ड है, मिक्स सप्लाई को आर्टिफिशियली बंडल किया गया है। इसमें जो एक कंपोनेंट होता है वो प्रिंसिपल सप्लाई होता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होता है। ये कंपोजिट सप्लाई मतलब जितने भी, ये तो वही बात है, मतलब सेम चीज़ रिपीट हो रही है। अब हम देखते हैं कि जो बाय वन गेट वन फ्री वाला जो ऑफ़र मिलता है,
उसमें वो मतलब वो क्या है, मिक्स्ड सप्लाई है या कंबाइंड सप्लाई है। तो इन बाई वन गेट वन फ्री ऑफर, इट माइट सीम लाइक वन आइटम इज़ अ फ्री सप्लाई। मतलब जो भी बाई वन गेट वन में मिलता है, तो ऐसा हमें लगता है कि जो दूसरा प्रोडक्ट है जो फ्री में मिला है वो फ्री सप्लाई मिला है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। However, legally, this is not a supply without consideration. Instead, it is considered one or two more supplies, which is where a single price is charged for the entire bill, entire bundle. तो ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब कंसिडरेशन अवेलेबल नहीं है तो हम इसको मानेंगे कि सप्लाई नहीं है। इस पे चार्ज किया जा रहा है, इस पे जो भी प्राइस है वो चार्ज किया जा रहा है, लेकिन इस पे जो प्राइस चार्ज हो रहा है वो एक सिंगल प्राइस पे मतलब चार्ज हो रहा है। दोनों गुड्स को हम एक साथ ही बेच रहे हैं, तो ये एक मिक्स सप्लाई का केस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेयर अ सिंगल प्राइस इज़ चार्ज, तो ये जो सिंगल प्राइस वाला हमने देखा वो मिक्स सप्लाई के अंडर हमारा फीचर हमने देखा। अब हम समझते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम बिज़नेस के अंडर कंसिडर करते हैं। ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम ये जान पाएँ कि जो भी सप्लाई हम मतलब कर रहे हैं वो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ हमारे बिज़नेस में इन्वॉल्व है, मतलब फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस है, हम उसको ही सप्लाई के अंडर कंसिडर करेंगे। जीएसटी अप्लाइज ओनली टू कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। एनी सप्लाई मेड बाय एन इंडिविजुअल एंड नॉट फॉर द बिज़नेस इज़ नॉट अ सप्लाई। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, प्रोफ़ेशन हो गया, वेकेशन, एडवेंचर, वेजर, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक बिज़नेस के अंदर मतलब इंक्लूडेड है। एक्टिविटीज़ और ट्रांज़ैक्शन जो कि कनेक्टेड हैं मेन बिज़नेस से, वो या फिर मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं मेन बिज़नेस को, तो वो सारे भी एक्टिविटीज़ बिज़नेस के अंडर कंसिडर किए जाएँगे। कोई भी ऐसा ट्रांज़ैक्शन हो गया या कुछ भी जो कि एक रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है, तो वो बिज़नेस के अंडर आएगी। सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू द स्टार्टिंग और क्लोजिंग अ बिज़नेस, किसी भी तरीके का जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया जा रहा है बिज़नेस को, मतलब जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है, स्टार्ट होने बिज़नेस के स्टार्ट या क्लोज़ होने से रिलेटेड है। कोई भी फैसिलिटी जो कि क्लब प्रोवाइड कर रहा है, एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहा है, सोसाइटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एक मेंबरशिप वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी बिज़नेस के अंडर आएगी। एडमिशन फ़ी हो गया किसी भी प्रीमाइसेस को, तो वो भी आएगा। कोई सर्विस है जो कि पर्सन जिसके पास एक ऑफ़िस है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डायरेक्टर हो गया, तो वो भी इंक्लूडेड है हमारे बिज़नेस के एक्टिविटीज़ के अंदर, देखें मतलब बिज़नेस में इंक्लूडेड है। कोई भी क्लब वगैरह हो गया, जैसे रेस क्लब हो वगैरह हो गया, या फिर एक्टिविटी और ट्रांज़ैक्शन जो कि गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हमें मतलब प्रोवाइड करती है, तो वो सारी कुछ बिज़नेस के अंडर कंसिडर किया जाएगा। इन द कोर्स ऑफ बिज़नेस एंड फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस, ये जो लाइन है मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट हम देखते होंगे मतलब जीएसटी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्टिविटी जो कि हम बिज़नेस में हम कर रहे हैं, मतलब हमारा उस एक्टिविटी बिज़नेस हमारी उस एक्टिविटी में चल रही है। कंसिडरेशन का मतलब है कोई भी पेमेंट या वैल्यू जो कि हम गुड्स या सर्विसेज के बदले में हम पे कर रहे हैं। टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर। अब हम देखेंगे एक सिक्योरिटीज़ लेंडिंग स्कीम क्या होता है। तो ये एक सिस्टम है जिसमें एक पर्सन, मतलब जिसको हम लेंडर कहते हैं, वो टेम्परेरीली अपने सिक्योरिटीज़ को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, मतलब देता है। एक तरीके से लेंडिंग और बोरोवर वाला रिलेशनशिप है यहाँ पे, और उस पे वो मतलब फ़ी भी चार्ज करता है। तो इसमें 2-3 मतलब ये पार्टिसिपेंट्स हैं, लेंडर हो गया, बोरोवर हो गया और अप्रूव्ड, मतलब ये सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी होती है, मतलब अब सेबी से अप्रूवल की सेबी को अप्रूवल देना पड़ता है, मतलब सॉरी देना नहीं पड़ता, मतलब लेना पड़ता है, जो भी लेंडर है उसको लेना पड़ता है। ये कैसे काम करता है? लेंडर देता है सिक्योरिटीज़ इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी फिर सिक्योरिटीज़ को देता है, मतलब लेंड करता है बोरोवर को, फिर बोरोवर उसके बदले में मतलब रिटर्न्स इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज़ टू द इंटरमीडियरी, फिर इंटरमीडियरी गिव्स देम बैक टू द लेंडर। द ट्रांजैक्शन इज़ एनोनिमस थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम। फिर अब देखते हैं कि जो इस जीएसटी है एसएलएस पे, तो उस पे मतलब
क्योंकि अब हमने ऑलरेडी पढ़ा कि सिक्योरिटीज़ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर कोई भी जो हो गया, जैसे लेंडिंग फ़ी वगैरह हो गया, हमने चार्ज किया जिस पे हम एक जो कि एक तरीके से कंसिडरेशन है, तो हम इसे सप्लाई के अंडर कंसिडर करेंगे और इस पे जीएसटी जो है वो चार्ज होगा। गवर्नमेंट ने मतलब स्पेसिफाई किया है कि जो भी सर्विसेज रिलेटेड टू दी एसएलएस हैं उन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म से जीएसटी चार्ज होती है। जीएसटी एप्लीकेशंस ऑन सिक्योर्ड गुड डेट, कोई भी सिक्योर्ड डेट हो गया, मतलब सेल हो गया, परचेज हो गया, ट्रांसफ़र हो गया डेट का जो कि सिक्योर्ड है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ सप्लाई। ठीक, इसको उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको हम गुड्स की तरह कंसिडर नहीं करेंगे, वो हमारा एक तरीके से सर्विस हो गया। फिर देखते हैं जीएसटी इम्प्लीकेशंस ऑन ट्रांजैक्शंस लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक जैसे कि कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, ये एक्सक्लूडेड हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी पे मतलब कोई भी सेपरेट सर्विस चार्ज वगैरह मिल रहा है, जैसे कि ब्रोकरेज फ़ी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस हो गया, तो इस फ़ीस पे जो है, मतलब इस फ़ीस को हम सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे और जीएसटी हमारा लगेगा। जीएसटी implications on service by way of extending deposits, loan and एडवांसेस, सर्विसेज जैसे कि गिविंग लोन्स हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, एडवांसेस हो गया, ये टैक्सेबल है, क्योंकि ओनली मतलब ये टैक्सेबल है जब इस पे कोई सेपरेट फ़ी या कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन अगर इंक्लूडेड है तो ये टैक्सेबल है। लेकिन अगर इसी पे कोई इंटरेस्ट हो गया या डिस्काउंट वगैरह चार्ज हो गया तो वो एग्जेम्प्टेड है हमारे जीएसटी के अंडर। अब हम देखेंगे डेल क्रेडिटरी एजेंट, ये एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं गुड्स सेल और सर्विस सेल में, मतलब एक तरीके से वो अपनी उन लाइबिलिटी ले लेते हैं कि अगर इन केस बायर डिफ़ॉल्ट कर देता है पेमेंट में तो वो खुद उस पेमेंट को करेंगे। If the invoice of supply is issued by the supplier to the customer, either directly or through the DCA, then the DCA will be not considered as an agent in this case. And the next is, if the invoice of supply is issued by the DCA on its own name, then the DCA is considered an agent in this case. अगर खुद उसके नेम पे है, मतलब खुद उसके नेम पे इशू हो रहा है इन्वॉइसेस, तो फिर तो एजेंट माना जाएगा, वरना नहीं। Is temporary short-term loan by DCA covered under Schedule 1 of CGST Act, which deals with supplies without consideration. When the DCA provides a temporary short-term loan to the buyer, this is an independent supply of service by the DCA. अगर जब भी मतलब DCA जो प्रोवाइड कर रहा है टेम्परेरी शॉर्ट टर्म लोन बायर को, तो वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फिर देखते हैं कोई भी मतलब इंटरेस्ट जो भी चार्ज हो रहा है लोन पे, उसको हम एज अ पार्ट ऑफ गुड्स, मतलब इट विल नॉट द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल, बट जो भी उसमें इंटरेस्ट होगा उसका मतलब एक सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस के अंडर जीएसटी चार्ज होगा। ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, मतलब कुछ केस बेसिस क्वेश्चंस हैं, आप एक बार गो थ्रू करो। ये जो भी मैंने ऊपर ऑलरेडी समझाया वही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कंपोजिट हो गया, मिक्स सप्लाई हो गया, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। फिर क्या कहते हैं, ये एग्जांपल्स वगैरह हो गए, कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो कि पार्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स के, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के। इन सारी चीज़ों को तो आपको खुद ही मतलब लर्न करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि विदाउट कंसिडरेशन भी मतलब उनको माना जाएगा कि वो गुड्स एंड सर्विसेज है। कुछ इंपॉर्टेंट हम चीज़ें और हैं जो सेक्शंस वगैरह हैं, हम देख लेते हैं आगे। फिर उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा इन सारी चीज़ों को करना। ये स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर कवर किया गया है, जैसे कि पहला सेक्शन है सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, सेक्शन 1 सबसेक्शन 1A। इसमें अगर 3 कंडीशंस पूरे हो रहे हैं, जैसे कि बार्टर हो गया, एक्सचेंज, सेल, ट्रांसफ़र, लाइसेंस, लीज़, डिस्पोजेबल रेंटल, ये फर्स्ट कंडीशन है। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इनके थ्रू हो रहा है और उसमें कंसिडरेशन अवेलेबल है, और इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब
वो एक्टिविटी इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें मतलब हमारा बिज़नेस है, वो बिज़नेस हमारा चल रहा है उसमें। तो ये सारे जब कंडीशंस पूरे होते हैं तो हम मानेंगे कि सप्लाई है अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 7, अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो भी अनदर सेक्शन है जैसे कि सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 डबल ए, उसमें देखेंगे कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है जैसे कि क्लब हो गया, एसोसिएशन जिसमें एक मेंबरशिप वाला रिलेशनशिप होता है, अगर वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज अपने मेंबर को, उसके बदले में कंसिडरेशन मिल रहा है, अगर कंसिडरेशन मिल रहा है तो सप्लाई है, और अगर कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन सेक्शन 7, यहाँ पे भी मतलब 7 सबसेक्शन 1 बी, यहाँ का 7 मिस हो गया है तो आप एक बार मतलब एडिट कर लेना। एंड सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 ये रिलेटेड है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज से। तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वाले केस में हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज में कंसिडरेशन अवेलेबल है। अगर कंसिडरेशन अवेलेबल होगा तो फिर हम आगे देखेंगे क्या उसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी सर्विसेज इंपोर्ट करा है, क्या वो उसमें मतलब बिजनेस है। अगर बिजनेस है तो हम उसको सप्लाई के अंडर कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम सप्लाई वो सप्लाई नहीं होगा। और वही ये जो पार्ट है मतलब कंसिडरेशन वाला पार्ट है वो हमारा सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 बी में डिफ़ाइन है, और जो कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन वाला पार्ट है वो सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 सी में डिफ़ाइंड है। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज ही दोनों के केस है। तो अब देखते हैं विदाउट कंसिडरेशन वाले केस में। तो विदाउट कंसिडरेशन वाले केस में हम देखेंगे कि क्या जो भी सर्विसेज हमने मतलब इंपोर्ट किया वो रिलेटेड पर्सन को किया, मतलब कि कोई ऐसा जो कि फैमिली का पार्ट है, और भी मतलब इसमें लिस्ट है जो हम मतलब उतना ज़्यादा हमें नहीं देखना है, हमें फैमिली की डेफिनेशन देखनी है, हम अभी आगे देखेंगे। तो विदाउट कंसिडरेशन वाले केस में अगर रिलेटेड पार्टी को ट्रांजैक्शन हो रही है तो हम फिर देखेंगे कि क्या हमारा उसमें बिजनेस है। अगर बिजनेस होगा तो सप्लाई में हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अदर पर्सन को करते हैं विदाउट कंसिडरेशन तो वो हमारा सप्लाई कंसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट है कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सी प्लस शेड्यूल 1 जो कि हमारा रिलेटेड है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो एक सेकेंड, आप इसको जो भी हमारा ये था क्या कहते हैं बार्टर एक्सचेंज सेल ट्रांसफ़र, आप इसको एक ट्रिक के साथ ये याद कर सकते हो, जैसे कि BEST बेस्ट, LDR बेस्ट, LDR मतलब यहाँ पे 2 L है तो आप इसको रिमेंबर करना कि 2 बार L हो गया, और DR बेस्ट LDR से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जहाँ कहाँ पे थे हम, हाँ ओके, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, जैसे कि ट्रांसफ़र, रिलेटेड पार्टी, इम्पोर्टेशन, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप वाले जो भी केसेस हैं वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो हम देखते हैं ट्रांसफ़र, इसको भी हम मतलब याद कर सकते हैं ट्रिप के नेम से, TRIP, ईजी होगा। फिर अब हम देखते हैं जो कि ट्रांसफ़र वाले केस में कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज गुड्स हो रहा है तो उसमें हम ये देखेंगे कि मतलब जो भी ट्रांसफ़र हो, पहले तो ट्रांसफ़र होना चाहिए, पहला कंडीशन ये ट्रांसफ़र एक परमानेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए और इस पे ITC अवेल्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि कहीं भी कंसिडरेशन जैसा कॉन्सेप्ट या फिर एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको अगर ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल हो जाते हैं तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ ये पार्ट है क्या कहते हैं सप्लाई का। फिर हो गया रिलेटेड पार्टी, जो हमने ऑलरेडी पीछे देखा कि रिलेटेड पार्टी में देखते हैं कौन कौन आते हैं। फैमिली की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो फैमिली के में डिफिनेशन में कोई जैसे स्पाउस हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ, और चिल्ड्रेन जो कि डिपेंड या तो चाहे वो डिपेंडेंट हो अपने मतलब जो भी पेरेंट्स है डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, वो फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन वहीं पे अगर बात आए पेरेंट्स की या अपने सिबलिंग्स की, अगर वो डिपेंडेंट हैं फिर तो वो फैमिली वाले डेफिनेशन में लाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं लाई करेंगे। तो जो भी रिलेटेड पार्टी को ट्रांजैक्शन हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन तो हम उसको सप्लाई मानेंगे। फिर देखेंगे इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वाला केस जो कि हम सेक्शन 7(1)(a) और सेक्शन 7(1)(c) में देखा, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। प्रिंसिपल एजेंट वाले केस का हम देखते हैं, अगर कोई भी प्रिंसिपल है जो कि मतलब कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहा है, गुड्स हो गया सर्विस हो गया, ट्रांजैक्शन कर रहा है एजेंट से,
लेकिन वो बिना पैसे मतलब कंसिडरेशन उसमें नहीं है, तो उसको हम मानेंगे कि ये वो एक डीम्ड सप्लाई है। अगर कोई भी इन्वॉइसेस है जो कि एजेंट रेज़ कर रहा है अपने नाम पे, तो वो भी डीम्ड सप्लाई के अंडर कंसिडर किया जाएगा। ये कुछ मतलब वही जो आपने आप क्या ये सारी चीज़ें ना क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है। जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हो रहा है, तो किसी भी चीज़ की जो भी ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो पा रही है, तो वो हम गुड्स कंसिडर करेंगे। टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो रहा है कोई भी चीज़, तो वो सर्विस के अंडर है। लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स हो रहा है, मतलब अगर बिज़नेस बंद हो रहा है तो उस टाइम पे जो भी लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स हो रहा है वो गुड के अंदर आएगा। कोई नॉन कम्पीट एग्रीमेंट है, मतलब नॉन कम्पीट एग्रीमेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसके थ्रू हम मतलब ये हो रहा है कि जो सामने वाला इंसान है वो कॉम्पीट ना करे, तो उसको हम सर्विस के अंडर इंक्लूड करेंगे। कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह का हो गया, तो उसको हम सर्विस के अंडर इंक्लूड करेंगे। गुड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, वो सर्विस के अंडर आएगा आएगा लेकिन एक एग्जेम्पशन है, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। कोई भी बिजनेस है जो कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है एज अ गोइंग कंसर्न, तो वो एग्जेम्प्टेड है। फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 प्लस शेड्यूल थर्ड में देखा जाता है कि कुछ नेगेटिव लिस्ट हैं जहाँ पे मतलब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई भी प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट, कोई एम्प्लॉई है जो कि पहले ही टर्म टर्म सॉरी मतलब बिज़नेस है जिसमें एम्प्लॉई को टर्मिनेट किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू, लेकिन वो भी मतलब जो भी एग्रीमेंट है उसका उसके पहले ही किया जाता है, तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। लेकिन उसपे कोई अगर नॉन कम्पीट फ़ीस दिया जा रहा है तो वो जीएसटी पे एप्लीकेबल है। कोई भी सर्विसेज जो कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा मिल रहा है, कोई भी सर्विसेज जो कि एमपी एमएलए स्पेसिफाइड पर्सन के थ्रू किया जा रहा है, सिम्फुन सेरेमनी बेस्ड जैसे फ्यूनरल हो गया, बरियल हो गया, ऐसे सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारे नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, मतलब इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सेल ऑफ लैंड हो गया, कोई भी चीज़, जैसे कि सेल ऑफ लैंड का मतलब है कि को लैंड जो कि ऑलरेडी सेल ऑफ लैंड जीएसटी में एप्लीकेबल नहीं है। ये फिर हो गया सेल ऑफ बिल्डिंग जो कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन हो गया है तो उस पर जीएसटी मतलब आफ्टर कंसिडरेशन इफ पार्ट और एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव बिफोर द फॉलोइंग देन इन अर्लियर ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो जिसमें भी मतलब इसमें से जो भी अर्लियर होगा तो उस पर जीएसटी अप्लाई होगा। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स वाले केस में। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप वाले केस में अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो जीएसटी उस पर नहीं लगेगी, मतलब वो सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है फिर भी दे रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगी, क्योंकि वो सप्लाई के अंडर कंसिडर किया जाएगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई सर्विस दे रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो उस पे जीएसटी लगेगा क्योंकि वो सप्लाई का पार्ट होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई मान लो कि अच्छे दोस्त हैं या फिर कुछ भी, तो एक दूसरे को मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को ऑफ़र किया टी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, कोई भी रिफ़्रेशमेंट, तो उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर इसका जो कॉस्ट है अबव 50,000 या इक्वल टू 50,000 होता है तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब क्योंकि इस चैप्टर से केस बेसिस क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस अटैच किया है विद आंसर्स। आप एक बार गो थ्रू करो, इनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन वगैरह प्रोवाइड करा है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में, तो आप देख सकते हो। मतलब देखो सेक्शन 7 हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। कोई भी एक्टिविटीज़ जो कि विदाउट कंसिडरेशन वाला है वो भी हमने देख लिया। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई हमने देख लिया। फिर क्या-क्या मतलब ट्रांज़ैक्शन, व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच आर अडॉप्टेड टू कैटेगराइज़ अ ट्रांज़ैक्शन ऑफ सप्लाई, हमने ये भी देख लिया। क्या-क्या एग्ज़ेम्पशंस थे, ये सब भी देख लिया। ये फॉर्म्स ऑफ सप्लाई वगैरह हो गया, कंसिडरेशन क्या होता है, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो आप एक बार इससे को गो थ्रू कर लेना। ये सारे कुछ क्या कहते हैं केसेस दिए गए हैं कुछ, जिसमें कि पूछा गया है कि सप्लाई है या नहीं है। मैं इसमें वीडियोज़ नहीं बना रही क्योंकि वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी, और एक लास्ट टाइम पे लोग प्रेफर नहीं करते हैं लंबी वीडियोज़ को देखना। सो और ये काफ़ी इजी
लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो सो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and also please subscribe my channel. Thank you.